नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा नाटक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ सॉल्व करेंगे। इससे पूर्व हम 450 प्रश्न हल कर चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित। अभी तक आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर प्रैक्टिस सेट नाम से, आप वहाँ जाकर सभी प्रश्न पत्र सॉल्व कर लें, जिसमें कि आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और हिंदी भाषा और उद्भव से संबंधित जितना भी इतिहास आपने अभी तक पढ़ा है उस सब का रिवीजन आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही ये टेस्ट पेपर आपको कम समय में अधिक प्रश्न हल कैसे करें इसके लिए मददगार साबित होंगे परीक्षा के समय तक। वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में जिस प्रकार परीक्षा को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में यह टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत सहायक होंगे कि इनके माध्यम से निरंतर आप अपने जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन आपका होता रहेगा। परीक्षा जून में हो, जुलाई में हो अथवा दिसंबर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परीक्षा होके रहेगी, यह निश्चित है। तो आपका सारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि ये जो हमें अतिरिक्त समय मिला है इसमें अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि परीक्षा कब होगी। जब भी परीक्षा होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको विभिन्न माध्यमों से पता चल ही जाएगा, तो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करें। ध्यान केंद्रित ये करें कि जो आपने अभी तक क्या छूट गया है, आपको क्या पढ़ना है, या जो भी पक्ष आपका कमज़ोर रहा है उसको अतिरिक्त समय आप दे सकते हैं। फर्स्ट पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसको शुरू करने से पहले नाटक विधाओं से संबंधित थोड़ा सा मैं आपको जानकारी यहाँ देना चाहूँगी। नाटक विधा हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य विधा है। कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल से हमने देखा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी में जो भी रचनाएं लिखी गई अधिकांश रचनाएं पद्य में लिखी गई। विशेष रूप से गद्य में कुछ लिखा नहीं गया, एक दो ग्रंथों को छोड़ के। आधुनिक काल में आके यानी 1800 या 1850 के करीब सन के करीब आते हिंदी गद्य का विकास हुआ। इसके अंतर्गत हम लल्लू लाल सहित फोर्ट विलियम कॉलेज का, सदल मिश्र का, इन सभी का योगदान पढ़ चुके हैं पुस्तक में, उसको विस्तार से मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। इसके बाद आधुनिक काल की जब बात करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, समकालीन कविता तक आते आते हम सोचते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, शॉर्ट में बस हम इतना ही जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य विधाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वर्तमान में आधुनिक काल में इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। साहित्य के क्षेत्र में गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारी की सारी विधाएं का अध्ययन हमें गद्य विधाओं के अंतर्गत करना है। इन सब में से कहानी को हम टेस्ट पेपर के माध्यम से देख चुके हैं, बाकी सभी गद्य विधाओं का अध्ययन हम हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में कर चुके हैं विस्तार से। कहने का तात्पर्य यह है कि इन टेस्ट पेपर्स में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अब आज की कक्षा में हम देखेंगे कि किन रचनाकारों ने कौन से महत्वपूर्ण नाटक लिखे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आप कितना भी अध्ययन कर लें, यदि आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझते हैं और ये आपको समझ में नहीं आता कि इस टॉपिक में से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो सारी तैयारी हमारी व्यर्थ ही हो जाती है। और परीक्षा तक यदि हम उसको दोहरा नहीं पाते, वो हमें कंठस्थ नहीं हो जाता, याद नहीं हो जाता, तब भी हमारी तैयारी बेकार हो जाती है। तो आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यह जानेंगे कि क्योंकि ये जो भी प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, ये सभी पिछली परीक्षाओं में किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन सभी का संकलन यहाँ पे है। तो आपको पता चलेगा कि केवल ये रटने से काम नहीं चलेगा कि कौन से नाटक की रचना किसने की, ये तो सभी रट लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सामग्री, विषय सामग्री मैं आज आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। यदि अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, कमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कल हाई फाई न्यूज़ करके जो भाई साहब हैं या जो भी हैं, उनका कमेंट आया कि ये जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। देखिए, कारण इसका ये है कि किताबें छोटी होती है, लेकिन ये टेस्ट पेपर एक उस पर 50 प्रश्नों का संकलन है और ऐसे ही हज़ारों प्रश्नों का संकलन मैंने तैयार करवाया है आपके लिए। तो ये थोड़े छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। यदि इसका फोकस मैं ज़्यादा करती हूँ तो वो पिक्सल इधर उधर जाके वो दिखना बंद हो जाता है, और इसी मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि इसकी वजह से मैं इसको आपको बड़ा करके नहीं दिखा सकती। लेकिन आपको यदि मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही हो, अच्छे से सुनाई नहीं दे पा रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसमें सुधार करूँगी।
और लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से पढ़ के सुनाऊँ, ताकि यदि दिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो इन टेस्ट पेपर में तो वो आपकी सुन के हल हो जाए। क्योंकि ये पुस्तक नहीं है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाऊँ तो ये काफ़ी लंबा सा एक होता ना नोट्स टाइप है, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। बाकी मैं आपको बोल के अच्छे से सुनाती हूँ। आइए शुरू करते हैं। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि प्रेमचंद ने अपने समय में सर्वाधिक कहानियाँ लिखी हैं और इसी कारण एक युग को प्रेमचंद युग के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार नाटककारों में जयशंकर प्रसाद ने बहुत ज़्यादा नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटक तो सर्वाधिक इन्होंने ही लिखे हैं। तो नाटक को युग को हमने कैसे अध्ययन किया था? गद्य विधाओं को जब भी हमने अध्ययन किया था तो कैसे किया था? जब कहानी गद्य विधा का विकास हमने देखा था तो देखा था प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ। लेकिन जब हमने नाटकों को पढ़ा था तो प्रेमचंद युग के पूर्व के नाटक नहीं पढ़े थे, बल्कि उसमें इस तरीके से आकलन था प्रसाद पूर्व के नाटक, प्रसाद युग के और प्रसादोत्तर युग, इस तरीके से। यानी एक पूरी गद्य विधा का अध्ययन हमने एक लेखक को केंद्र बिंदु मान के किया था। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, ध्रुव स्वामिनी समस्या नाटक है, क्योंकि इसमें स्त्रियों के पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है और नारी का उत्थान किस प्रकार हो सकता है, इन सभी समस्याओं का हल इस नाटक के माध्यम से खोजने का प्रयास किया है लेखक ने। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक समस्या नाटक है और हमारे नेट के सिलेबस में भी यह लगा हुआ है। इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग हुआ है? तो नाटक आनंद रघुनंदन में इन सभी नियमों का प्रयोग हुआ है और आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? तो रामलीला की लोकप्रियता के कारण लीला नाटकों की परंपरा प्रारंभ हुई। जैसा कि आप देखते हैं कि दशहरा के अवसर पर या दिवाली के पूर्व में रामलीला का आयोजन किया जाता है ना। विभिन्न शहरों में रामलीला मैदान के नाम से मैदान भी बने होते हैं। तो इस परंपरा की शुरुआत किसके माध्यम से हुई? रामलीला नाटक के लोकप्रियता के कारण, क्योंकि इसके लिए रामलीला का मंचन करने के लिए इसको रंगमंचीयता की दृष्टि से काफ़ी सफल और अधिक संसाधनों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, इसीलिए रामलीला बहुत ही फेमस हुई है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। भारतेंदु सामयिक उपादानों पर आधारित भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। यह हमारे कोर्स में भी लगा हुआ है और इन्हीं का एक दूसरा नाटक भी लगा हुआ है अंधेर नगरी, तो वो चैनल पे पूरा उपलब्ध है। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसको आप देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा लॉकडाउन की स्थिति के कारण काफ़ी कुछ रुक गया, तो बहुत सी किताबें मंगानी थी लेकिन आ नहीं पाई। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में यह लिखा है? इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने यह लिखा है। इससे संबंधित थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि स्थापना और तर्क के प्रश्नों में भी यह पूछा गया। देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने यह आरोप लगाया था जयशंकर प्रसाद पर, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, पिछली ही नेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने। तो उन्हीं पे आक्षेप करके इन्होंने, मिश्र जी ने कहा कि आज के युग में कोई जरूरी, मतलब इतने तात्पर्य यह था कि उन्हें ऐतिहासिक नाटकों पसंद नहीं थे उस समय, या जो भी कह लीजिए, उन्होंने एक प्रकार से व्यंग किया प्रसाद जी पर। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से ही तो हम इतिहास से परिचित होते हैं। इतिहास की विभिन्न घटनाएं, हमारी जो पूर्व की संस्कृति है, किस प्रकार का सभ्यता रही है, क्या खान पान विशेषताएं क्या रही, ये सब हम जानते हैं। पुराने जो ऐतिहासिक चित्रण होते हैं उसी के माध्यम से तो जानते हैं। तो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न में आप इसका उत्तर नहीं में लगा के आएंगे, है ना, मतलब असत्य कथन है ये। उसमें पूछा गया था कि ये सही है या जयशंकर प्रसाद पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगाना सही है अथवा गलत। तो आपको लिखना है वहाँ पे गलत है। ठीक है।
आप लोगों को प्रश्न पत्र सॉल्व करवाते कराते, पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करवाते करवाते प्रश्न भी रट गए हैं मुझे, है ना। कहाँ पढ़ती हूँ नाटकों को वाला और जोड़ दे रही हूँ स्थापना और तर्क वाले से। इसी तरीके से चीज़ों को आप जब जोड़ना सीख जाएंगे ना, और जब आपकी चीज़ें इतनी स्पष्ट हो जाएंगी कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए और आप उसका सही अर्थ ग्रहण कर पाएंगे, तो वो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न भी आपको कठिन नहीं लगेंगे, जो अधिकतर लोगों को लगते हैं। किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? तो अंधा युग भी एक गीति नाट्य है, स्वर्ण विहान भी, तारा भी, तो छठा बेटा। इस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती। करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? तो ये लच्छी राम की रचना है। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम दिया जाता है? जानकी मंगल का नाम दिया जाता है। जानकी मंगल को भारतेंदु ने लिखा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग में ही गद्य विधाओं का विकास हुआ, और सर्वप्रथम जिस गद्य विधा का विकास हुआ वो नाटक ही थी। और जानकी मंगल से संबंधित एक और मोस्ट बात आपको यहीं की यहीं रट लेनी है कि जानकी मंगल में स्वयं अभिनय किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो ये सारे पॉइंट आपको साथ के साथ क्लियर करते हुए चलने हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? अंधेर नगरी, विशस्य विशोषदम, श्री चंद्रावली, कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी नाटक उनका मौलिक नाटक नहीं है, यह अनुदित नाटक है। बाकी तीनों नाटक उनके मौलिक नाटक हैं। किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती? तो जो भारत सौभाग्य है हमारा, इसकी गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती। देखिए नाम से स्पष्ट है, सेनापति ऊदल, है ना। तो ऊदल सेनापति ऊदल, तो परमाल रासो, आल्हा खंड, आला और ऊदल, ये दो प्रमुख सेनापति थे। तो ऊदल खंड यानी इतिहास से परमाल राजा जगनीक, परमाल रासो जो ग्रंथ है राजा परमर्दी देव का, जिसमें वर्णन है, उसके सेनापति थे ये। तो ये ऐतिहासिक हो गया। संयोगिता जयसिंह की पुत्री थी, और पृथ्वीराज रासु इनके ऊपर पूरा है, इस पे काफ़ी सारा लिखा हुआ है, तो ये भी ऐतिहासिक हो गए। और नील देवी भी ऐतिहासिक नाटक है, वो भी किस इतिहास का ही पात्र है। भारत सौभाग्य का संबंध इतिहास से नहीं है। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसने लिखा? तो बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? देखिए वर्तमान में अगर नाटककारों की बात करें हम, तो मोहन राकेश एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में उभर कर आते हैं। पैरों तले की जमीन इनका अधूरा है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये सभी नाटक इनके पूरे हैं। आधे अधूरे नाटक मैंने आपको चैनल पे पूरा पढ़ाया है, तो वो आपने अभी तक नहीं देखा हो, क्योंकि अब आपके पास काफ़ी समय है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग बार बार चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करते रहिए, है ना। प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को करते रहिए अच्छे से। और आषाढ़ का एक दिन भी हमारे नेट परीक्षा के सिलेबस में। लहरों के राजहंस भी जैसे ही परीक्षा होगी या लंबी यदि खिंच गई तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और बहुत सारी अच्छी अच्छी साहित्य की पुस्तकें जिन्हें मैं पढ़ाना चाहती हूँ, स्वयं भी दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ। देखते हैं ये कब संभव हो पाता है, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का हल हमें आसानी से पुस्तकों में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो दुर्लभ बंधु। ठीक है, तो सारे भारतेंदु के सारे नाटक हम देखेंगे। रचना और रचनाकार वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, क्योंकि भारतेंदु से संबंधित प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। युग प्रवर्तक या युग परिवर्तक व्यक्ति थे ये। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? जैसा कि मैंने आपको पूर्व में पूरी एक कथा अभी सुनाई थी, तो जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्ति है। और क्यों ऐसा कहा, तो इसको अभी अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं ही समझ गए होंगे, क्योंकि पूरी एक छोटी सी कथा मैंने आपको बता दी थी। और कथा बताने का कारण यही था क्योंकि अब नेट की परीक्षाओं में इसी प्रकार के गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं।
कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक लिखा। किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रूमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा? तो उपेंद्रनाथ अश्क ने यह काम किया। ठीक है, आधुनिकता बोध के साथ जोड़ने का काम किया उपेंद्रनाथ अश्क ने। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? तो हम इसको पढ़ चुके हैं, यह प्रहसन कृति है, इसमें 6 अंक हैं। इसका अंतिम अंक कौन सा है? शमशान है। यह प्रश्न परीक्षा में, पिछली नेट परीक्षा में पूछा गया था। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। रचयिता है मोहन राकेश, नेट के सिलेबस में है। रंग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नेमिचंद्र जैन रंग दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। अंजलि और श्रीपति किस नाटक के पात्र हैं? तो आधे अधूरे हमने चैनल पे पढ़ ही लिया है, और इसके तो है नहीं। और ये जो अंजलि और श्रीपति हैं, ये अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है ये। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है करुणालय में। ठीक है, कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र माथुर का, बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार पंक्तियों में पूछा जाता है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ये चंद्र शब्द है, लेकिन कोणार्क जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। हम सभी जानते हैं कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पे है चंद्र, तो विरोधाभास है, चंद्र का नहीं सूर्य का मंदिर है कोणार्क। ये ट्रिक है याद करने की। जयशंकर प्रसाद के नारी मोक्ष का प्रश्न का उत्तर किसमें मिलता है? करुणालय में, याद रखने हैं आपको। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह का कला साधना के प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? मादा कैक्टस में। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है। रचना और रचनाकार वाले वीडियो में स्पष्ट पढ़ चुके हैं। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश दयाल सक्सेना का है। कौन सा उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय भी लिखा है, पैतरे भी लिखा है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ भी लिखा है, धूप का एक टुकड़ा इन्होंने नहीं लिखा। हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो समझ में आ रहा हो, सुनाई दे रहा हो, तो लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आप अभी तक भूल रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 431 अब हम देखने जा रहे हैं। नहीं सॉरी, 431 नहीं, 450 के आगे आज हम हल कर रहे हैं। 500 आज कंप्लीट कर लेंगे हम। इनमें से हिंदी भाषा की पहली एकांकी कौन सी है? तो बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है हिंदी भाषा की। अंडे का छिलका एकांकी किसने लिखी है? तो अंडे का छिलका एकांकी लिखी है मोहन राकेश ने। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो हंस। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? हंस पत्रिका में। किस साहित्यकार की गणना एकांकीकार में नहीं की जाती? तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती। कौन सा नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो स्ट्राइक नाटक उन्होंने नहीं लिखा है वर्मा जी ने। बाकी रेशमी टाई, 10 मिनट और चारू मित्रा तीनों लिखे हैं। रेशमी टाई इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, एकांकीकारों में किस किस की गणना की जाती है? 34वां प्रश्न देखते हैं। तो विष्णु प्रभाकर, सुदर्शन और प्रभाकर माचवे, ये तीनों ही एकांकीकार हैं, लेकिन चंद्रगुप्त विद्यालंकार नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? तो इन्होंने हिंदी एकांकी का प्रारंभ नगेंद्र ने माना है एक घूंट से। बादल की मृत्यु को उन्होंने प्रथम एकांकी नहीं माना है। ठीक है, हम सभी बादल की मृत्यु को मानते हैं, लेकिन यदि नाम दे के पूछा जाए किसी रचनाकार विशेष का, तो फिर एक घूंट को नगेंद्र ने प्रथम एकांकी माना है। जगदीश चंद्र माथुर की किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? नाम से ही स्पष्ट है, ओ मेरे सपने। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? तो राम कुमार वर्मा कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं प्रगतिवाद के अंतर्गत। डॉक्टर नाटक किसका है? तो डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर जी का है। कौन सा नाटक गिरीश कर्नाड का है? तो तुगलक। हानुश, तो हानुश तो देखिए भीष्म साहनी जी का है, क्योंकि रचनाकार के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया है तो अच्छे से है। हाँ, कबीरा मामू, रंग दे बसंती आलमारी, ये ट्रिक थी, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तुगलक इनका है गिरीश कर्नाड का।
और एक इनका एक महत्वपूर्ण सा और है वदन, वो भी रचना इनकी काफ़ी फेमस है। घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। लहरों के राजहंस किसकी कृति है? मोहन राकेश की। इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? तो इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक है एक कंठ विस्पाही। कि लाइट का फोकस इस तरीके से पड़ रहा है, चलिए मैं कल आपकी इस समस्या को अवश्य ही सुधारूंगी। दुष्यंत कुमार का नाटक है एक कंठ विस्पाही। थोड़ा सा समस्या हो ही रही है, चलिए कल फिर इसकी सेटिंग सही करेंगे। कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है? तो हल्ला बोल नहीं है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। हल्ला बोल विजय तेंदुलकर का है। आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर हबीब तनवीर के हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा ने। यदि मैं नाटककारों के विषय में आपको बताऊं तो सुरेंद्र वर्मा, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इन नाटककारों में से कवि रूप में भी प्रसिद्ध कौन है? तो धर्मवीर भारती कवि रूप में भी प्रसिद्ध हैं। रश्मि रथी को लगा लीजिए, अंधा युग को। इसने या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास जी की रचना है यह। और उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? तो अलग अलग रास्ते में। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? निबंध का प्रश्न किसमें आ गया? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो ये भारतेंदु जी का निबंध है। तो इस प्रकार हमारे जो 50 प्रश्न हैं, यानी हिंदी साहित्य के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक हम देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं गद्य विधाओं सहित अपने चैनल पर। अब हिंदी साहित्य इतिहास की प्रैक्टिस भी लगभग हमारी पूरी होने वाली है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आशा करती हूँ कि पेपर में इनमें से एक भी प्रश्न आएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो ये 20-20 मिनट के लगभग के वीडियो हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने अन्य मित्रों में भी या क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको से बात कर रही थी महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण जो मैं कह रही थी कि क्रमबद्ध रूप से लगाने, तो वर्तमान में सुरेंद्र वर्मा के नाटक और मोहन राकेश के नाटक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इनके सभी नाटक आपको क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए। बाकी जैसे जयशंकर प्रसाद हैं और जो बड़े बड़े नाटककार हैं, उनके तो आप सभी लोग बिना कहे भी याद कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा देने से पूर्व एक बार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को और मोहन राकेश के नाटकों को अवश्य देख जाइएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि इसके लिए एक शॉर्ट वीडियोस आपके समक्ष लाऊं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, यानी जो आपके पास उपलब्ध नहीं हो, आपको मिल नहीं रही हो, वो चीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। इसी के साथ मिलते हैं कल की कक्षा में। कल हम नाटक से संबंधित एक और वीडियो हल करेंगे, क्योंकि नाटकों की देखिए विकास यात्रा, ये जो गद्य विधाएं थोड़ी लंबी है। 50 प्रश्नों में पूरी नाटक गद्य विधा को उद्भव और विकास को संकलित करना संभव नहीं है। और काफ़ी परीक्षाएं हुई हैं तो पूर्व में हिंदी विषय की, तो बहुत सारे प्रश्न इससे बन के निकल के आते हैं। 50 और प्रश्न देखेंगे कल नाटक विधा से संबंधित। तब तक आप हिंदी साहित्य इतिहास का जो वीडियो है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पुस्तक की, उसमें से नाटक गद्य विधा को अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके उद्भव और विकास को, ताकि कल का प्रश्न पत्र आपको अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।